अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। इसके पहले हम लोग वीडियो पर में पढ़ा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो यदि इस चैनल अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण का डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेक्शन में मैंने थ्योरी सेक्शन और MCQ दोनों को ही इंक्लूड किया है इस चैनल के माध्यम से। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में बात की जाए तो गुलाम वंशों के नाम से विख्यात रहा है। गुलाम वंश जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में अगर गुलाम वंश की बात की जाए तो इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यद्यपि वे एक वंश नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या थे, वो एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। उनके वंश अलग अलग थे, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अब इसका मतलब समझिए, पहले क्या होता था कि गुलाम रखने की प्रथा होती थी, गुलाम को खरीदा और बेचा जाता था। यही वजह थी कि उनके स्वतंत्र माता पिता अलग अलग थे, वे सभी एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट भी PCS के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश को ज़्यादा उचित क्या कहकर बुलाना होगा। तो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा गुलाम वंश की अपेक्षा। अब आगे, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति के था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी के दास के रूप में खरीदा था। इसके पहले ही हम लोग को बताएं कि पहले गुलाम को बेचा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बचपन में निसापुर के काजी जो थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, उन्होंने ही दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। बचपन से ही अति सुरीली स्वर में कुरान पढ़ने के कारण वह कुरान खां, अर्थात जो कुरान का पाठ करने वाला है उसे कुरान खां की उपाधि दी गई, उनसे प्रसिद्ध हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के रूप में भी जाना जाता है। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया। बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम बन गया अब किसका? मोहम्मद गोरी का। अपनी प्रतिभा के लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे अमीर-ए-आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसका अपना राज्याभिषेक हुआ। गोरी के मृत्यु के बाद 3 माह पश्चात 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार की पदवियों में से ही संतुष्ट रखा। गोरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में
ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिल गई। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दान करने के लाख बख्श के नाम से, लाखों को दान देने वाला लाख बख्श का अर्थात होता है लाख बख्श के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऐबक ने दिल्ली को कुब्त उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्त उल इस्लाम, जो कि कुब्त उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिला का भी निर्माण कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल अर्थात आधुनिक रूप से जो अभी खेल प्रतिभा है पोलो को घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, जो आधुनिक पोलो के रूप में जाना जाता है, घोड़े से गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसे लाहौर में लाकर दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इस तरह से दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान है, वास्तविक सुल्तान जो है, इल्तुतमिश को माना गया। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दिए जो उसने विजित, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। खलीफा ने इल्तुतमिश को जो शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दिए जो उसने सारे क्षेत्र को जीत रखा था। उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। गुलाम का गुलाम ऐबक जो स्वयं गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्वयं गुलाम था, मोहम्मद गौरी का इल्तुतमिश को कहा जाता था। गुलाम का गुलाम अर्थात ऐबक जो स्वयं गुलाम था, गुलाम में इल्तुतमिश को इल्तुतमिश कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश जो था इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। सुल्तान इल्तुतमिश जो था इलबरी जनजाति का तुर्क था, जो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 ईस्वी में कोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में मोहम्मद गौरी और ऐबक का साथ था। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का साथ था, जो कि 1205 से 6 ईस्वी में खोखर जाति का विद्रोह को दबाने के लिए इस अभियान में दोनों एक साथ थे। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दे दिया। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को कि मंगोल नेता जो थे चंगेज खां, जो कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ खारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे, वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया, इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों पर तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया।
एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल का सर्वप्रथम युद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, अरबी सिक्के सर्वप्रथम चलाने वाले जो थे वो इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टाका, चांदी के सिक्के को टाका कहा जाता था जिसको 175 ग्रेन था, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। आरंभ में सिक्कों पर टकसाल के नाम से लिखवाने की परंपरा थी। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलहत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। 1229 ईस्वी में फिर क्या हुआ, बगदाद के खलीफा को खिलहत का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज बन गया। इब्न बतूता का वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जिनके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान के न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त करते थे। डॉक्टर RPC त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से आरंभ होता है। सर उल-जले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी माना जाता है। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम के परंपराओं का उल्लंघन किया था। राजनीतिक दृष्टि में उसने राज्य की शक्ति के सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपर्क में प्रभुत्ता संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज के हित में था। रजिया बेगम का सत्ताच्युत करने में तुर्क का हाथ था। रजिया बेगम को जो सत्ताच्युत करने का जो हाथ था वो तुर्क का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को जो है उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति ही वह भी इलवरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोल द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने उसे गजनी के बसेरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अंततः 1232 ईस्वी में उसे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया था। रजिया के काल में वह अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों के साथ दिया था। फलस्वरूप बहरम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर ए आखूर का पद मिला। बहरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूदाह के सुल्तान बनने से उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप उसे क्या हुआ, हाथी के सूबेदारी दी गई। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि प्राप्त हो गई। नायाब ए ममालिकात का पद दिया गया। 1266 में बलबन ने दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया।
बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लौह और रक्त की नीति में अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो वो बलबन था। बलबन के राजस्व के सिद्धांत के दो प्रमुख विशेषता थी। पहला था सुल्तान के पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, और दूसरा है सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस में लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसके अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा की धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। अपने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता के सजीव का प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किए। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस जिसे सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार के प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार अर्थात नवरोज बड़े शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत में मुगल काल में ही दिल्ली सल्तनत में ही नवरोज का त्यौहार मनाया जाता है, इस्लाम में ही। मंगोल से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था। बलबन का जो सेना नायक था, सेना मंत्री था, इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा था ताकि उसे धन की कमी ना हो। इस तरह से हमारा गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका दूसरा पार्ट MCQ जल्द ही इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए